नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। चीन में भी चल गया है प्रधानमंत्री मोदी का जादू। प्रधानमंत्री इससे पहले अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, जहां भी गए छा गए, लेकिन चीन में लग नहीं रहा था कि इस तरह का भव्य स्वागत होगा, लेकिन हुआ है। वहां के लोगों ने भी किया है। टेराकोटा वॉर मेमोरियल से लेकर गूंज पगोड़ा तक तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी के दीवानगी की देखी गई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। शियान एयरपोर्ट पर ऐसे नजारे चीन के लोगों ने पहले शायद ही कभी देखे हों। पहले शायद ही कभी किसी शख्स के लिए शियान ने इतनी तैयारी की हो, लेकिन जब रिश्तों के धागे को मजबूत करना हो और पुरानी तलखियों को कम, तो ऐसे कदम उठाने ही होते हैं। भारतीय समय के अनुसार तड़के करीब 4 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयर इंडिया 1 ने शियान की जमीन को छुआ, माहौल में गर्मजोशी तैरने लगी। कुछ मिनट के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। मरून जैकेट, केसरिया पटका, उसी रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा, पूरी तरह हिंदुस्तानी पोशाक में हिंदुस्तान की बेहतरी के लक्ष्यों को साथ लेकर पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम का जोरदार स्वागत किया गया। चीनी बच्ची ने जब पीएम को गुलदस्ता भेंट किया, तो बच्चों के लिए तमाम मौकों पर खास झुकाव दिखाने वाले पीएम ने न सिर्फ उससे बात की, बल्कि उसके सिर पर प्यार भरा हाथ भी रखा। एयरपोर्ट पर ही रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ भी पीएम मोदी ने उठाया। होटल के बाहर इकट्ठा हुए तमाम चाहने वालों को प्रधानमंत्री ने निराश नहीं किया और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। होटल से पीएम मोदी ने सबसे पहले रुख किया मशहूर टेराकोटा मेमोरियल का। चीन दावा करता है कि टेराकोटा वॉर मेमोरियल दुनिया का 8वां अजूबा है। पीएम ने 200 साल पुरानी चीनी योद्धाओं की मूर्तियों को न सिर्फ करीब से निहारा, बल्कि उनके बारे में जरूरी जानकारी भी जुटाई, जिसके बाद पीएम ने विजिटर्स बुक में अपने अनुभव भी साझा किए। प्रधानमंत्री मोदी शियान की चीन की अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में यहाँ टेराकोटा वॉर मेमोरियल पर आए थे। ये उसका एंट्रेंस गेट है। यहीं से सीधी आपने कुछ देर पहले तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मौजूद थे। करीब 40 मिनट से 1 घंटे का वक्त उन्होंने यहाँ बिताया। इस मेमोरियल की एक एक चीज को जाके बहुत ही करीबी से, बहुत ही नजदीकी से उन्होंने देखा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रुख किया शिंगशान मंदिर का। शिंगशान में पीएम मोदी ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों में खासा जोश देखने को मिला। यहाँ भी प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन किया। इसके बाद आया वो पल भी जब प्रोटोकॉल तोड़कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने गृह नगर शियान में ही प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के माहौल के बीच स्वागत किया। चीनी राष्ट्रपति ने तमाम मेहमानों से पीएम की औपचारिक मुलाकात करवाई। इसी मौके पर प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भी हुई। पीएम मोदी ने चीन का आभार जताते हुए कहा, शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद।
ये 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, जिनका मैं बतौर प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। प्रधानमंत्री अगले 2 दिनों में चीन के साथ कई अहम समझौतों पर बात करेंगे। इसमें 60,000 करोड़ से ज्यादा के कारोबारी समझौते तो हैं ही, इसके अलावा बुलेट ट्रेन और पर्यटन को लेकर भी कई पहल शुरू होने की संभावना है। चीन के शियान से सुमित अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। यह भी दिलचस्प है कि चीन के राष्ट्रपति ने बाकायदा भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि आप मेरा स्वागत करने के लिए अहमदाबाद आए थे, आप मुझे वहां ले गए थे, इसलिए मैं आपका स्वागत करने के लिए यहां शियान आया हूं। और भारत के प्रधानमंत्री ने भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद भी दिया और यह कहा कि ये मेरा नहीं, 125 करोड़ भारतीयों का स्वागत है। और उन्होंने ट्वीट भी किया है। ये 6 अलग अलग आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ये हमेशा स्पेशल होता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि यहां चीन में लोगों के बीच इतना उत्साह है मेरे यहां आने से। चीन में मोदी मैजिक, आप ये विजुअल देख रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो पगोड़ा है उसकी परिक्रमा की। ये एशिया का सबसे बड़ा पगोड़ा है और उन्होंने वहां बाकायदा एक किताब भी पढ़ी। तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके साथ ही थे और दोनों काफी समय साथ बिता रहे हैं और सुबह से अभी तक दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो चुकी है। भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ भी उन्होंने वहां तस्वीर खिंचाई पगोड़ा में। और साझा विरासत जो है भारत और चीन की 2000 साल से ज्यादा की, उस पर दोनों ने बात की और कई दूसरे मुद्दों पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। आज का मुद्दा में आज की सबसे बड़ी खबर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक पिनाक चक्रवर्ती, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, स्तंभकार और सामाजिक विश्लेषक पुष्पेश पंत और डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट, और साथ साथ विवेकानंद फाउंडेशन में सीनियर फेलो नितिन गोखले भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और यहां नोएडा स्टूडियो के अलावा सीधे शियान से लाइव हमारे साथ हैं IBN 7 के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी, जो लगातार प्रधानमंत्री के साथ हैं। सुमित, ये बताएं कि अभी जानकारी क्या है, प्रधानमंत्री कहां पर हैं, और काफी सारे हमारे व्यूअर्स हो सकता हो अभी हमारे साथ जुड़े हो, उन्हें बताएं कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जब 1.5 घंटे तक आमने सामने बात कर रहे थे तब क्या बातचीत हुई? देखिए आकाश, शुरुआत में यही कहना चाहूंगा मैं, आज का दिन भारत और चीन के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा, फलदायक रहा, अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, अपनी दोस्ती की इस नई इबारत को और प्रगाढ़ और मजबूत करने के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिन भर की अगर आपने जो अभी 6 तस्वीरें दिखाई, उसमें कुछ तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही थी, वो भी उसको भी अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के 22 औपचारिक कार्यक्रम है, 1 या 2 नहीं, 22। उस 22 में से 9 या 10 कार्यक्रम तो सिर्फ आज ही थे, जिसको अभी आपने पूछा कि अभी क्या हो रहा होगा। मेरे ख्याल से अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, स्टेट बैंक्वेट जो हो रहा था वो शायद समापन की तरफ आगे बढ़ा होगा। जैसा कि पिनाक साहब ने बताया पिछले जब हम बात कर रहे थे आपसे, काफी एलोबरेट इनका डिनर अरेंजमेंट होता है, उसमें भी घंटे भर का वक्त लगता है, तो वही 1 घंटे का टाइम रखा गया था। अब डिनर के समाप्त होने का वक्त है और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे यहीं से डिनर कर कर एयरपोर्ट जाएंगे और फिर राजधानी बीजिंग के लिए रवाना होंगे, जहां पर उनके अपने समकक्ष, अपने समकालीन चीन के प्रधानमंत्री के साथ कल दिन भर सुबह 7 बजे से लेकर और शाम के 9 बजे तक तमाम मुलाकातों का, अलग अलग स्तर पर मुलाकातें हैं, भाषण है, योगा का कार्यक्रम है, एक उनको कल्चरल इवेंट में भी जाना है, यूनिवर्सिटी में मिलना है छात्रों से। ये तमाम चीजें कल होंगी बीजिंग दौरे के दौरान। लेकिन आज के दिन में चाहे वो टेराकोटा मेमोरियल रहा हो, उसके बाद शिंगशैंग टेम्पल रहा हो, उसके बाद पैगोडा की यात्रा रही हो, उसके पहले राष्ट्रपति के साथ करीब 90 मिनट की बातचीत रही हो, ये तमाम चीजें और हर जगह पर भव्य, रंगीन, कलरफुल स्वागत, चीन के पारंपरिक तरीके से स्वागत। तो ड्रैगन और शेर पास आते दिखाई दे रहे हैं, दोनों के बीच दोस्ती होती दिखाई दे रही है, दोनों के बीच एक विश्वास कायम होता दिखाई दे रहा है। इस विश्वास को अब फलीभूत करना है, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारी कंसर्न्स हैं, जो हमारी चिंताएं हैं चीन को लेकर,
चाहे वो पाकिस्तान के मद्देनजर हो, चाहे वो पूरब में बॉर्डर के मद्देनजर हो, उस पर कोई सहमति बन सके। आकाश। सुमित, शियान से हमारे साथ ही रहिए। नितिन, आपसे शुरुआत करता हूं। पहला दिन, और चाइना में सिंबोलिज्म बहुत महत्वपूर्ण होता है, पहला दिन महत्वपूर्ण होता है, भव्य स्वागत और साथ ही साथ में 1 घंटे की बैठक जो 1.5 घंटे से थोड़ी ज्यादा चली। पहला दिन एक अच्छा दिन? बिल्कुल अच्छा दिन कहा जाना चाहिए, क्योंकि एक तो सिंबोलिज्म है, दूसरा प्रोटोकॉल ब्रेक करके राष्ट्रपति जी वहाँ पे पहुँचे, वहाँ उन्होंने स्वागत किया अपने प्रोविंस में, होम प्रोविंस में प्रधानमंत्री का, और फिर 1.5 घंटे तक बातचीत, जो फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर जैसे बता रहे थे कि सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। मुद्दे वहाँ मतलब टेबल पे रखे गए, जो मुद्दे भारत की तरफ से हैं, जो चीन की तरफ से हैं, और 1.5 घंटे ये बातचीत चलना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये अनस्ट्रक्चर्ड था, ये तो कोई बायलैटरल डेलीगेशन लेवल ये नेगोशिएशन नहीं थी। फिर भी अगर 1.5 घंटा चला है, इसका मतलब काफ़ी बातचीत करने की दोनों ने ठानी है और सुलझाने की कोशिश की जा रही होगी। दूसरा सिंबोलिज्म, जैसे आपने कहा, लोगों में वहाँ पे उत्साह जो देखा गया, कह सकते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड था, कह सकते हैं थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस था, जो भी हो, चीन में कम से कम ऐसा कोई दूसरा नेता आके उसके बारे में इतनी उत्सुकता कम दिखाई देती है। और जैसे मैंने कहा कि बीजिंग के बाहर जाकर उनको रिसीव करना, पैगोडा ले जाना, कल्चरल जो संबंध जो नहीं थे कभी इतने ज़्यादा भारत और चीन के, जिसको उजागर नहीं किया गया था, उसको इस बार इतना महत्व देना, ये इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छा दिन बीता है भारत और चीन दोनों के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। पिनाक जी, अगर आप चीन की दृष्टि से देखेंगे, अगर आप एक चीनी राजनयिक होते तो भारत के प्रधानमंत्री से क्या चाहते और भारत से क्या चाहते? देखिए, चीन का एक जो इरिटेशन है वो दलाई लामा को लेके है, टिबेटन्स को लेके है, और उनकी जो बॉर्डर क्लेम्स हैं वो हैं। चीन चाहता है, एक बार आपको याद होगा पहले चीन ने एक स्वैप प्रपोजल दिया था कि ठीक है, अरुणाचल को हम मान लेते हैं उस साइड, और इधर आप जो हमारे पास है अक्साई चीन वो आप मान लीजिए। फिर बाद में वो दे वॉकड अवे फ्रॉम दैट ऑफर। वो कहते हैं कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो साउथ टिबेट है, वो हमें पूरा ही चाहिए, ये कहते हैं। और फिर बीच में ये भी कहा कि मिनिमम हमें तवांग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तवांग एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉनेस्ट्री है। तवांग का जो रिश्ता है टिबेट के साथ, वो उसको बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कौन दलाई लामा बनेगा, इस सारे मुद्दे उसमें जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि टिबेट में अभी भी टिबेटन्स प्रोटेस्ट करते हैं और करते जा रहे हैं। आउटसाइड टिबेटन ऑटोनोमस रीजन भी कर रहे हैं। चाइना को फिक्र है टिबेट के बारे में और शिनजियांग के बारे में। शिनजियांग जो मुसलमान प्रधान मुल्क है, उनका जो स्टेट है, प्रोविंस है, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, प्रोटेस्ट हुई हैं, कई चीज़ें हुई हैं, और कुछ वहाँ से लोग टेररिज्म में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे पाकिस्तान में जो गए थे, कुछ IS में भी गए हैं एज फार एज सीरिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको भी टेररिज्म वगैरह उनको भी फिक्र है। इसलिए टेररिज्म पे जो बात हुई है, एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन पे बात हुई है, तो वो एक कॉमन ग्राउंड खोजने की मतलब एक चेष्टा है। इसके पहले कि और मेहमानों के पास जाऊं, सुमित, आप जब चाहें कोई सवाल वहां से पूछेगा, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कुछ हो रहा है उसके। और साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले आपसे जानना चाहूंगा कि सुबह जो बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आई भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की, और शाम होते होते और रिलैक्स होती गई, वो भी हमें थोड़ा बताएं। देखिए, जैसे जैसे दोनों ने वक्त बिताया एक दूसरे के साथ बातचीत की, मुझे लगता है कि बर्फ पिघली होगी। कई ऐसे मुद्दों पर सहमति बनी होगी जिसका होमवर्क पिछले कई महीनों से दोनों हुकूमतों के सरकारी अधिकारी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी या एम्बेसी से जुड़े अधिकारी कर रहे थे। तो जब वो बर्फ पिघली होगी, चेहरा में तनाव कम हुआ होगा, चाल में आसानी आई, चहलकदमी में खुशियां दिखाई दी, रंगत, माहौल, एटमॉस्फेरिक्स सब कुछ आपके फेवर में होता गया, और वही चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखती चली गई, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, हमारे पास जो पैनल है, मैं ये पूछूंगा पुष्पेश पंत साहब से, अगर आप मुझे इजाजत दें। आकाश, पुष्पेश साहब,
चीन की चीजें बड़ी आसानी से हम हिंदुस्तान में मिल जाती हैं। आज की तारीख में तो ये स्थिति हो गई है कि हिंदू देवी देवता की तमाम मूर्तियां, स्टैचू, फोटो, पोस्टर, कैलेंडर जो मिलते हैं वो भी चीन से बनकर पहुंच रहे होते हैं। इस हद तक चीन का इन्वेजन हमारी इकोनॉमी में घुसपैठ उसकी हो चुकी है। लेकिन मैं चीन में हूं, चीन में हिंदुस्तान की चीजें नहीं दिखती हैं, हिंदुस्तान की बनी हुई चीजें नहीं दिखती हैं। हिंदुस्तान के लोग जो एक बड़ा बौद्धिक तौर पर दुनिया भर में माने जाते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, तमाम देशों पे हमारे लोग आईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चीन में ऐसा नहीं है। उस हद तक दखल भारत की नहीं हो पाई है। क्या बड़ी वजह लगती है? क्या चीन को हिंदुस्तान पर भरोसा नहीं था इसलिए उसने कभी दरवाजे नहीं खोले, या चीन को लगता था कि हिंदुस्तान के लोग अगर यहाँ पर पहुंच गए तो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है? क्या वजह रही होगी? आप बहुत पेचीदा सवाल पूछ रहे हैं जिसका सीधा उत्तर बहुत स्पष्ट है मेरी तरह से। कुछ समय पहले आकाश एक सवाल उठा रहे थे जनतंत्र बनाम तानाशाही का। जब जनतंत्र इस धरा पर अवतरित नहीं हुआ था और तानाशाही का वह स्वरूप भी नहीं था जो चीन में और रूस में अन्यत्र देखने को मिला, हजारों साल पहले से सभ्यताओं में दो अंतर रहे हैं। कुछ खुली सभ्यताएं हैं, कुछ बंद सभ्यताएं हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि चीन की तरह की महान दीवार भारत ने क्यों नहीं बनाई। तो चीन के मानसिक संस्कार का अनिवार्य हिस्सा है कि वही एकमात्र सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं। सन्स ऑफ हेवन उनका सम्राट है और बाहरी दीवार के बाहर रहने वाले सब लोग बर्बर हैं जिनसे कुछ सीखने समझने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है जो आधुनिक जगत में अगर आप देखें तो क्या हिंदुस्तानियों ने कभी ये जहमत उठाई कि चीन की जनता को, आबादी को क्या खरीदने की और क्या खाने पहनने की ज़रूरत है जिसका निर्माण भारत से सस्ते दामों पर उनको हो सकता है। अब तो काफी सारे व्यापारी कोशिश कर रहे हैं वहां घुस के समझने की, जो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, जो व्यापारी वहां जाकर घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इन्फोसिस वाले हों, रनबक्सी वाले हों, अब तो रनबक्सी जापानी कंपनी हो गई थी फिर विभाजन चल रहा है, या और लोग हों, ये लोग चीन के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सस्ते श्रम और लचीले श्रम कानूनों के कारण जा रहे हैं जो वहां उत्पादन कर अन्यत्र बेच रहे हैं। अमेरिका की एप्पल कंपनी जो है वो भी अपना उत्पादन चीन में करती है किफायत सारी के। घनघोर पूंजीवादी राष्ट्र भी चीनी बाजार की तरफ ललचाई निगाह से देखता है, मगर जो चीज़ उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी की अन्यत्र बिक सकती है वो वहाँ नहीं बिकती। चीनियों ने कई साल ये शोध किया कि भारत में जिन देवी देवताओं की मूर्तियों का जिक्र सुमित कर रहे हैं कि उनको बनाकर अगर बेचा जाए तो बेहतर होगा। यदि सस्ती पेन होंगी, सस्ती टेलीफोन होंगे, तो आज भी हुआ है कि कंपनी के जो फ़ोन है वो ऑनर हो, मियोमी हो या कुछ हो, वो भारतीय बाजार उनसे पटे। रामकृपाल जी, सुमित ने जो सवाल पूछा है बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चाइना भारत को बोल रहा है अपना बाजार खोलो, अपना बाजार खोलो, लेकिन क्या अपना बाजार चीन भी खोलने के लिए तैयार है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी चीज, जैसा कि अभी पुष्पेश जी ने कहा, क्या गवर्नमेंट के तौर पे हम इस तरह की रिसर्च कर सकते हैं? ऐसा कोई मैकेनिज्म है हमारे पास कि चीन के बाजार में क्या चीजें भारत से हम बेच सकते हैं? देखिए, जो पुष्पेश जी ने कहा एक बेसिक आप समझ लीजिए कि आप देखिए चाइना हिंदुस्तान में क्या चीजें आ रही हैं। सिर्फ हिंदुस्तान की बात ही नहीं है, दुनिया भर आप पूरी दुनिया भर में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए। मुनाफा चाहे वो पूंजीपति हो, कोई भी हो, सबके लिए एक सीधी बात है कि मैं अगर मान लीजिए बजाज ग्रुप है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मतलब इसका मतलब बजाज का ही नहीं है, कोई भी है, एक पंखा अगर हिंदुस्तान में बनता है उसकी कॉस्ट, और अगर वो माल चाइना में बनवाता है उसकी कॉस्ट में 30% का डिफरेंस है। अल्टीमेटली एक जानते हैं कंज्यूमर को सस्ती चीज चाहिए। एक जमाने में आप देखिए, आज से नहीं बहुत पहले से, बाम से लेकर के जितनी छोटी चीजें हैं, टॉर्च की बैटरी, तो ये जो छोटी चीजें हैं इसका मार्केट जो है यूरोप में आपको नहीं मिलेगा, इसका मार्केट आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, इसका मार्केट थर्ड वर्ल्ड पिछड़े हुए देशों में ही मिलेगा जहां सस्ते दाम पर आपको चीजें मिल जाती हैं। तो बेसिकली उसका आप ये भी देखें, जब तक आप अपने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर नहीं ले जाते हैं, फ्लो वहीं से इधर होगा, इधर उधर नहीं हो सकता। आप ये नहीं कर सकते कि अगर वो पेन बाम 2 रुपए में दे रहे हैं और आपका ब्रांडेड है, विक्स वेपोर अब जा रही है 10 रुपए में, नोबडी, कहीं मार्केट में जगह नहीं मिलेगी। तो हमें ये देखना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने कहा, देखिए हमेशा मैंने फिर पहले कहा, टोटलिटेरियन स्टेट, सिंगल एक दलीय शासन में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि आप प्लान वे में ले चलते। तो मुझे ये लग रहा है कि हम न केवल पिछड़े 35 साल में, अगले 35 साल में और पिछड़ते जाएंगे। नहीं, उसका मैं एक बताऊं, नहीं अब दोनों की जरूरत आप समझ लें क्यों दोस्ती हो। जी देखिए, जितने फैसले होने हैं
ये आज नहीं होंगे, वो सब पहले से हो चुके होते हैं। मैंने कहा कि भारत और चीन दोनों का कंपल्सन है, चॉइस भी है, लेकिन उससे ज्यादा बदलते हुए आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पता चल रहा है कि आज के 50 साल बाद हो सकता है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज को कोई माने नहीं हो, क्योंकि आप सीधी सीधी बात है, अगर आपको ताकतवर बनना है चाइना को भी, तो आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा, और आर्थिक रूप से मजबूत आज आप हैं, नहीं हो सकता। आप देखिए कोई कहा रहता है और नीचे पहुंच जाता है, लेकिन इसके लिए निरंतर आपको मार्केट ढूंढना है। यूरोप, अमेरिका मार्केट सैचुरेटेड मार्केट हैं, वहां आप नहीं जा सकते। आप सिर्फ अफ्रीका, या आपको पता है अफ्रीका में सबसे ज्यादा जमीन चाइनीज खरीद रहे हैं, और वहां खेती में वहां भी हम पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो खेती में आज अफ्रीका में, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं अफ्रीका में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद के चीनी खेती कर रहे हैं, तो उनको ये पता है कि दुनिया में अब सिर्फ जब मार्केट बदलते रहिए, कारपोरेट का सिद्धांत है कि जब आप पीक पर हो उसी समय विकल्प की नहीं तलाश करेंगे तो एक दिन धम से नीचे गिर जाएंगे, नोकिया की तरह देखा आपने। तो ये बेसिकली चाइनीज क्या है वो उनको चाहिए। और दूसरी बात है, चाइना जानता है कि तनाव के रहते कोई मार्केट आप तलाश नहीं सकते, इसलिए हमें तनाव से थिल। आज जो मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज, एक तो मोदी जी की अपनी क्वालिटी है, जहां भी जाते हैं वो थोड़ा सा सामान्य जो प्रोटोकॉल है एक पॉजिटिव सेंस में उससे हट करके उनका होता है और लगता है दिलों का। तो आज दोनों नेताओं का ये नहीं है, समझौते जो होंगे वो तो पहले से तय है, आप हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, सब चीजें तय तय रहती हैं। ये मैसेज ये देना है कि वाकई जैसे आज उन्होंने गए, चीनी राष्ट्रपति वहां गए, तो वो एक हिंदुस्तान की जनता को मैसेज दे रहे हैं कि देखो हमारा दिल खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़े भाई और छोटे भाई का कर रहे। तो जो मोदी जी ने किया था अहमदाबाद में, आज वो भी जाके कर रहे हैं। बात सुबह थोड़ी देर पहले पीपल टू पीपल कांटेक्ट की भी कर रहे थे, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, और उसमें बॉलीवुड का भी एक रोल हो सकता है। एक ब्रेक के बाद उस पर भी बात करेंगे, पिनाक जी के पास भी जाएंगे। और अभी अभी मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर जिस बैंक्वेट में थे वो क्या खा रहे थे, वहां क्या सर्व कर रहे थे। गंभीर मुद्दों के साथ इस पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सुमित लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 में। नोएडा से और शियान चीन से एक साथ लाइव आप एक कार्यक्रम देख रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान है, और शियान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित अवस्थी, जिनके पास अभी कुछ जानकारी है। सुमित, जब आप पिछली बार अमेरिका गए थे तो भारत के प्रधानमंत्री गर्म पानी पीकर काम चला रहे थे, आज डिनर में कुछ खुश हुए प्रधानमंत्री? आकाश, आज डिनर में प्रधानमंत्री ने जो खाना सर्व किया गया है उसकी पहली लिस्ट आप कह सकते हैं। हम आजकल हम लोगों के जर्नलिज्म में ये भी बड़ी बात हो गई कि दर्शक जानना चाहते हैं, मोदी जी के फैंस, उनके फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि क्या खाना सर्व किया। तो मैं बताऊं कि जो जानकारी आई है, स्टार्टर्स में जो शुरुआत में दिए जाते हैं खाना का मेन कोर्स के पहले, वो पूरी तरीके से वेजिटेरियन है। इस बात का ध्यान रखा है चीनी सरकार ने, चीनी हुकूमत ने, कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही स्ट्रिक्टली शाकाहारी हैं, तो कोई भी नॉनवेज का इंतजाम कम से कम स्टार्टर में नहीं किया गया है। सूप पिया है उन्होंने, स्पाइसी एंड साथ सूप उनको सर्व किया गया है। असॉर्टेड वेजिटेबल है, पैन केक एंड रेड बीन सॉस के साथ, रेड बीन राइस के साथ, ये उनको सर्व किया गया है। बीन कर्ड विद मशरूम उनको सर्व किए गए हैं। वाटर चेस्टनट इन अ बीन सॉस, ये चौथी डिश है जो सर्व की गई है इस बैंक्वेट में, स्टेट बैंक्वेट में जो खाना दिया परोसा गया है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। ब्रेज्ड एस्परेगस का इंतजाम, एस्परेगस इस ओरिएंटल कंट्रीज में काफ़ी बड़ी तादाद में खाया जाता है, उसको पसंद किया जाता है, वो भी यहाँ पर सर्व किया गया है। नूडल्स हैं, डम्पलिंग जो आप हमारे यहाँ जिसको हम मोमो कहते हैं, वो वेज मोमो जिसके अंदर नूडल्स होते हैं उसके अंदर भरे हुए, उसको सर्व किया गया है। और फल हैं, सलाद है, इस तरह की चीज़ें सर्व की गई है प्रधानमंत्री मोदी के इस पहले स्टार्टर्स में। तो ये तो औपचारिक तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है, और क्या क्या खाना सर्व होगा वो भी विदेश मंत्रालय के अधिकारी उस बारे में बताएंगे, ट्वीट करेंगे या प्रेस रिलीज देंगे। लेकिन आकाश, इन सब के बावजूद एक चीज़ जो बात हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, मैं आपकी इजाज़त से उस सब्जेक्ट पे लौटना चाहूँगा। रामकृपाल जी, पुष्पेश जी ने कुल मिलाकर एक बात की कि जो बात आप भी इशारा कर रहे हो कि 35 साल में हम पीछे रह गए, चीन आगे चला गया, पर क्यों हुआ ऐसा? मॉडर्न इतिहास के जानकार हैं पुष्पेश जी, रामकृपाल जी, ऐसा क्यों हुआ
कि हम पीछे रह गए और चीन आगे चला गया। क्या मैं इस तरफ इशारा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि हमको भी तानाशाह होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर भी एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए थी और डंडा चलना चाहिए था। लेकिन मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि ये बहुपार्टीय सिस्टम तो बीते 20 सालों में आया ना, जब हमारे यहाँ अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से केंद्र की सरकार में दखलंदाजी करने लगी अपनी अपनी बात चलवाने के लिए, मनवाने के लिए। लेकिन उसके पहले के साल तो सारे ठीक थे। तब क्या विजन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, क्या कमी रह गई? देखिए, अगर उसका सीधा उत्तर दिया जाए तो आप मुझ पर राजनीतिक पक्षधरता का आरोप लगाने लगेंगे। मेरा मानना है कि जो पहला नेतृत्व आजादी के बाद इस देश में था, जिसके शिखर पर नेहरू जी विराजमान थे, आज उनकी आलोचना करना लगभग देशद्रोह कहलाएगा और मोदी का चरण चुम्बन कहलाएगा। मगर क्या ये बात सच नहीं है कि उस कांग्रेस के बारे में जिसने आज़ादी के बाद सत्ता ग्रहण की भारत में, राष्ट्रपिता बापू पहले ही कह चुके थे कि स्वाधीनता के साथ उसका विलय हो जाना चाहिए? क्या ये बात सच नहीं है कि नेहरू की अनावश्यक घनिष्ठता माउंटबेटन के साथ थी? वो अंग्रेजी दां थे, अंग्रेजी परस्त थे और इसी कारण उन्होंने राष्ट्रकुल में रहना स्वीकार किया था। क्या ये बात सच नहीं है कि जो उनका विश्व दर्शन था वो अपने को एशिया का नेता मानता था और छोड़िए चीन को अपना छोटा भाई मानता था? ये घटनाक्रम चलता रहा बांडुंग सम्मेलन तक। कश्मीर प्रिंसेस नामक विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो चीनी प्रधानमंत्री चौ एन लाई को बांडुंग तक ले जाने वाला था। क्या ये सच नहीं है कि नेहरू ने यदि अहंकारी इतिहासकार के रूप में अंग्रेज बरतानवी हुकूमत की विरासत को यथावत स्वीकार नहीं किया होता तो क्या मनमोहन रेखा इतना बड़ा विवाद बनी होती? जो शिमला समझौते की बात 1913 की है, जो भारतीय आर्काइव्स में आज तक दफन है, क्या वो इस झगड़े की जड़ नहीं है? क्या यंग हस्बैंड की एक्सपेडिशन को तिब्बत को यथावत नेहरू स्वीकार नहीं करते तो ये स्थिति नहीं आ रही होती? अगर आप देखें तो जिसको 1962 की दुर्घटना कहा जाता है, क्या उसके लिए नेवल मैक्सवेल के इंडिया चाइना वॉर के पहले अध्याय का दूसरा भाग स्पष्टता ये नहीं कहता कि नेहरू यदि ये नहीं कह रहे होते अहंकार के साथ कि मैंने सेना को आदेश दिया है कि चीनियों को खदेड़ कर बाहर कर दे, तो ये दुर्घटना और ये दुर्गत उनको नहीं देखनी पड़ती। और हेंडरसन बुक्स कमेटी रिपोर्ट का छोटा सा हिस्सा आधा सदी बाद आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो मुझे लगता है इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर भारत ने अपने विवेक से स्वाधीनता के बाद जो राह चुनी उसमें प्रगति धीमी होनी थी और हमको आज भी अपनी उस प्रगति से बहुत असंतोष नहीं होना चाहिए। हमने महान सांस्कृतिक क्रांति की उथल पुथल नहीं झेली, हमने अकाल का वो दुर्भिक्ष नहीं झेला जिसका जिक्र अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तकों में, अपने शोध में विस्तार से किया है। चीनियों की तरह हमने वह ह्यूमन कॉस्ट नहीं चुकाई जिससे आज वो प्रगति में यहाँ खड़े हैं। आपका एक और सवाल था जिसका उत्तर मैं देना चाहूँगा, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया था कि जिस भारत की बौद्धिक उपलब्धि का, प्रतिभा का दावा सारी दुनिया में माना जाता है, वही दुनिया चीन को भी मूर्खों का राष्ट्र नहीं मानती। चीन में भारत की तुलना में प्रतिशत के हिसाब से कहीं अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक आदि हैं और वो सब अपने देश के लिए, भारतीय प्रतिभा आज बसती है अमेरिका में या पश्चिम में। चीन के वो लोग चीन छोड़कर वापस अपने राष्ट्र निर्माण के लिए लौटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पीआईओ की व्यवस्था होती है, आप्रवासी हमारी बड़ी शक्ति है, मगर क्या उनका राष्ट्र प्रेम उतना उत्कट है कि वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की कुर्बानी कर राष्ट्र निर्माण के लिए देश में लौटे? महत्वपूर्ण बात, बहुत बढ़िया बात की आपने। और इस वाकई में ये बातों को सुनकर लगता है कि हम हिंदुस्तानियों को भी वो जज्बा पैदा करना होगा और शायद तभी ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है आकाश कि आज की तारीख में भी, आज 21वीं सदी है, जब ग्लोबल विलेज की बात चल रही है आकाश, चीन के अंदर अंग्रेजी में बात करना एक तरीके से बहुत बड़ी परेशानी है। मैं अपना ही किस्सा बताना चाहूंगा, 2 मिनट लूंगा आपसे। आज मेरी फ्लाइट सिर्फ इसलिए मिस हुई, क्यों? मैं अगर आज फ्लाइट नहीं मिस होती तो मैं इस लाइव में नहीं बैठा होता, मैं अभी फ्लाइट में शंघाई जा रहा होता। मैं उस टैक्सी ड्राइवर को ये नहीं समझा पा रहा था कि मुझे उस होटल में जाना है और जरा तेजी से गाड़ी चला लो, मेरे पास टाइम कम है। मैं अंत में मैंने अपने सहयोगी कैमरामैन को बोला, हमारे साथ एक दो और जर्नलिस्ट थे, कि मतलब अगर आपके पास इंटरप्रेटर नहीं है, साथ में कोई अनुवादक नहीं मौजूद है, तो चीन में आप मतलब आपका मन करता है, झुंझलाहट आती है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करें, लेकिन चीनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन के लोग आज भी अपनी मातृभाषा से वैसे ही प्यार करते हैं, उनको अंग्रेजी के पीछे भागने का कोई मोह नहीं है, कोई मोह नहीं है कि उनको अंग्रेजी आनी चाहिए। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो उनको शर्म नहीं आती है। सुमित, आपने जो बातें कही है उसमें नितिन को जोड़ना चाह रहे हैं मजबूर कर दिया, और उसके बाद में रामकृपाल जी के पास आता हूं कि दुनिया भर के तमाम मुल्क चीन की
फोरम पे आके, चीन के मंच पे आके चीन की तरीके से बात कर रहे हैं और चीन की शर्तों पर बात कर रहे हैं, चीन की भाषा में बात कर रहे हैं। ये अपने आप में ये चीज कम से कम मुझे लगता है कि आत्मसात करने की बहुत जरूरत है अपनी मातृभाषा को लेकर। सुमित, एक छोटी सी सलाह, आप 2 दिन और रहेंगे चीन में शायद, एक छोटी सी सलाह जो मेरा अनुभव है वहाँ का काम करने का, चीन में शूटिंग करने का, एक कार्ड आप लिख लीजिए जहाँ जाना है आपको, वो सिर्फ लिखित भाषा जो ड्राइवर होते हैं टैक्सी के, उसी से वो मतलब वो जानते हैं सिर्फ पढ़ना। आप अगर उच्चारण करोगे, आप कुछ बताओगे तो वो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। शायद ये एक टिप आपको काम आए। गलत हो जाएगा। बिल्कुल, वो होटल में लिखवा लें उनसे किधर जाना है। अगली फ्लाइट पकड़ पाएंगे सुमित आप। होटल्स में वो कार्ड मिलते हैं, वो कार्ड हमेशा जेब में होते हैं। मैं वो कार्ड शायद दिखाना भी चाहूंगा अगर मेरे पास है कार्ड। उस कार्ड में ये अगर कैमरामैन दिखा पाए तो ये चीनी भाषा में लिखा होता है। ये कार्ड दिखा के आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किस जगह जाने की आप बात कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप मिस कर गए तो फिर बहुत बड़ी ये ना हो तो असंभव। यहाँ से भी कुरियर करना हो इंडिया से तो कट पेस्ट करना पड़ता है ईमेल में से निकाल के। लेकिन गंभीर विषयों पे लौटते हैं। रामकृपाल जी। नहीं, जो सुमित जी का सवाल था, जो पुष्पेश जी ने कहा, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमसे सिर्फ चाइना आगे निकल गया। बिल्कुल, अगर आप देखें ये पूरी मंगोलियन रेस, साउथ कोरिया सिविल वार के बाद क्या हालत थी साउथ कोरिया की, कि साउथ कोरिया का एक आदमी डिफेंस कॉलोनी में, एक कारपोरेट का आदमी गया कमरा लेने के लिए, तो जो उसका ओनर था उसने कहा कि साउथ कोरिया के हो, आप किराया दे पाओगे? मतलब उसको नहीं, फिर उसने जिद में उस कर्नल को ले गए साउथ कोरिया और कहा देखिए हमारा साउथ कोरिया क्या है। ये क्या बात है कि फिलीपीन, साउथ कोरिया, इवन आपका अभी वियतनाम कब हुआ है, वियतनाम की क्या हालत थी, आज जाके देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। हमारे यहाँ एक बात हम बेसिक समझ ले, सवाल इस बात का नहीं था कि हम तानाशाही की तरफ गए, तानाशाही की तरफ हम जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये तमाम जो नेशनलिटीज हैं इनमें आप देखेंगे, जैसा पुष्पेश जी ने भी कहा था, एक इनमें भाषाई और सामाजिक, मतलब कुल मिलाकर के जैसे चीन है, हान, अब वहां पे 80-90% वही एक है, तो उस तरह का मतभेद नहीं है। हमारे यहाँ जब आजाद हुआ, इतनी अनेकता में एकता जिसको आप कहते हैं ना, तो उसके भी प्राइस हिंदुस्तान को पे करनी पड़ती, किसी भी समाज को, जहां इतने तरह के भाषाई हों। आप जानते हैं नेहरू ने त्रिभाषा फार्मूला किया था भाषा के झगड़े पर। आप साउथ और नॉर्थ को देख लीजिए, हमारे यहाँ जब हिंदी और वर्सेस साउथ की भाषाएं, तो हम कई तरह के सामंजस्य को बिठाते हुए, इसलिए हमारी प्रगति धीमी है। और हम मानते हैं इस बात को कि आने वाले समय में देखिए, नियोजित विकास के लिए आप ये जान लें कि सीमित, मैं तानाशाही की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन एक मतलब टफ डिसीजंस बहुत जरूरी होते हैं। आप ये देखिए, आज भी हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि नियोजित विकास ग्रामीण भारत का हो कि नहीं हो, क्योंकि अगर नियोजित विकास होना है तो फिर ये हाथ उठा के, पूरी दुनिया में हाथ उठा के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसले नहीं हुए हैं। अमेरिका में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हाथ उठा के नहीं हुआ है, चाइना में नहीं हुआ है, कोरिया में नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। आज हम 2015 में भी इस पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं कि ग्रामीण नियोजित विकास के लिए, मैं फिर यह बात कहता हूं कि हमारे गांव की सड़कें भरतनाट्यम करती हुई क्यों चलती हैं, शहर की सड़कें सीधी क्यों होती हैं? अभी आपने शायद आपके एक बहस में आया था कि सड़कें सीधी, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती भी है कि ठीक है, धीमे विकास हो हमारा, लेकिन जिस माहौल में जिस तरह की बातें हम लोग कर लेते हैं, बहुत सारी जगह शायद मुमकिन ना हो। अभी एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पे ले रहे हैं। चीन से, शियान से सुमित अवस्थी अपनी फ्लाइट मिस करने के कारण, हमें अच्छा ही है लाइव मिल रहे हैं लगातार, वरना इस वक्त तो शंघाई के रास्ते में होते। और सुमित से और जानकारी लेंगे, हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, और बात करेंगे सॉफ्ट डिप्लोमेसी की भी, बॉलीवुड और चीन के युवाओं की भी, क्योंकि सुमित कुछ गाने सुनाते रहे जो चीन के युवा हिंदी में गा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टार हमारे वहां बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या एक इंडस्ट्री के रूप में चीन ये अलाउ कर? जब दो देशों के बीच बहुत सारे कठिन मुद्दे हों, पेचीदा मुद्दे हों, तो कोशिश होती है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट और कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से आगे बढ़ा जाए। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति और देश हित की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी वक्त आमिर खान भी बॉलीवुड की खुशबू लेकर चीन में है। आमिर खान की फिल्म पीके का जो चाइनीज वर्जन है,
उसका प्रीमियर वहाँ पर हो रहा है और उसके लिए आमिर खुद वहाँ पर है और बहुत पॉपुलर है चाइनीज़ फिल्म वहाँ। इसका प्रीमियर शंघाई आर्ट सेंटर में है और चाइनीज़ संस्करण में आमिर के किरदार की डबिंग की है चाइना के अभिनेता बाओ कियांग वैंग ने और फिल्म का प्रचार वैंग के अलावा लोकप्रिय चीनी अभिनेता जैकी चैन, खुद आमिर खान, निर्देशक राजकुमार हिरानी और निर्माता विदु विनोद चोपड़ा करेंगे। पीके दुनिया भर में 19 दिसंबर को रिलीज हुई थी, लेकिन चीन में अब ये 3,500 सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। सुमित, ये एक पहले तो यही बताइए कि आप अलग अलग युवाओं से वहां मिल रहे थे, यूनिवर्सिटी में भी गए थे, इंडियन फिल्म्स कितनी पॉपुलर है और ये कितना बड़ा जरिया हो सकता है पैसा कमाने का भारत के लिए चीन में? बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि मैंने जैसा कि कहा कि कुछ चीन की चीजें क्यों, हिंदुस्तान की चीजें चीन में क्यों नहीं मिलती है, लेकिन हिंदुस्तान से चुराया हुआ पायरेटेड बॉलीवुड का फिल्म, चाहे फिल्में हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे सीडीज हो, ये मिल जाती है पायरेटेड मार्केट में। क्योंकि जो चीन का यूथ है, युवा वर्ग है, जो बॉलीवुड को देखता है, वो उसमें क्रेज है हिंदी फिल्मों को लेकर, हिंदी फिल्मों को सुनने को लेकर, जानने को लेकर। यहाँ के लोग, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे कुछ लोग मिले जो 1960 के आवारा हूँ का गाना गाते हैं, राज कपूर का, वो रणबीर कपूर को भी उनके वो पहचानते हैं कि राज कपूर की फैमिली से आता है। आमिर खान यहाँ बहुत ज्यादा लोकप्रिय है युवाओं में। उसकी वजह है कि 3 इडियट्स, पीके की पहले की जो उनकी फिल्म थी 3 इडियट्स, वो चाइना में सुपर डुपर हिट रही थी। चाइना में उसने जबरदस्त बिजनेस किया था और उसी की सफलता को देखते हुए इस प्रोडक्शन ग्रुप ने, जो आमिर खान और राजकुमार हिरानी और विदु विनोद चोपड़ा का है, इस प्रोडक्शन टीम ने ये प्लान किया कि बीके को और बड़े पैमाने पर यहाँ पर रिलीज करना है और ताकि चीन के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जाए। और जैसे कि आपने संख्या बताई, 3,000 से ज्यादा सिनेमा घरों में ये रिलीज हो रही है ऑडियो डब होने के बाद। चीन के बड़े बड़े स्टार्स ने डब किया इस फिल्म को। ये सब चीजें ऐसी हैं, फिल्में हो गई, संगीत हो गया, बुद्ध धर्म हो गया, योगा, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। भारत से आया योग और यहाँ का ताइची, जो उनका पारंपरिक एक आर्ट है एक्सरसाइज करने का, मन को और शरीर को शांत करने का, काफी मिलता जुलता है। पर ताइची थोड़ा स्लो है, लेकिन योग में प्रोसेस, योग में जो आपके मुद्राएं हैं, वो तेजी से आप लगाते हैं, तेजी से पूरी करते हैं। तो यूथ में योगा का भी बड़ा क्रेज है। तो योगा और ये तमाम चीजें जो मैंने गिनाई, ये एक और जरिया है, माध्यम है पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट का। लेकिन उसके लिए दरवाजे खोलने होंगे, उसके लिए सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उसके लिए इंतजाम करने पड़ेंगे, सरकारों को संरक्षण देना पड़ेगा। आकाश। बिल्कुल सुमित, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यही समाप्त हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं भारत के, जब चीन भारत को कह रहा है कि अपना बाजार खोलें आप चीनी प्रोडक्ट्स के लिए, तो क्या चीन भी अपना बाजार खोलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं जिनमें भारत और चीन की सरकारों के बीच मतभेद हैं। लेकिन आज आशा जगती है, जिस तरह से एक आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज लगी, जिस तरह उन्होंने 6 से 7 घंटे का समय बिताया, उससे एक आशा बनती है। सुमित अवस्थी वहां पर है, हमारे 3 और वरिष्ठ रिपोर्टर्स चीन में हैं। लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे और अपने खास मेहमानों को भी धन्यवाद देते हैं, जिनसे एनालिसिस हम आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।